आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं कारो। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कारो। 5 स्टार रेटिंग देना, एग्जाम में बार बार आता है। कारो 2020 पढ़ रहे हैं, पहले होता था माओ कारो। पहले क्या होता था 2000 मतलब कारो 2020 से पहले क्या होता था? माओ कारो। आजकल क्या चल रहा है? कारो, है ना। कारो का फुल फॉर्म बोलो। 5 स्टार रेटिंग दो, क्या कर रहे हो यार? कर दिया 5 स्टार रेटिंग। कारो एग्जाम में आएगा, बार बार आता रहता है कारो। अब सुनो ध्यान से, कारो होता क्या है पहले ध्यान से सुनेगा, पहले लिख रहा हूं उसको समझना। जिन जिन कंपनीज के ऊपर कारो अप्लाई होता है ना, द कंपनीज ऑन विच कारो अप्लाइज, द कंपनीज ऑन विच कारो अप्लाइज, है ना। उसमें होगा क्या सुनो, अगर आपके ऊपर कारो अप्लाई होता है, हर कंपनी पे कारो अप्लाई नहीं होता, अगर लिस्ट देखोगे तो कुछ कंपनी पे अप्लाई हो रहा है, कुछ पे नहीं हो रहा है। सुनिए, जिन जिन कंपनीज पे कारो अप्लाई होगा उनका ऑडिट रिपोर्ट, उस कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट ज्यादा एलाबोरेटेड होगा। ज्यादा क्या होगा? एलाबोरेटेड होगा। क्यों होगा? सीधा ध्यान से सुनेगा। मतलब ज्यादा क्या होगा एग्जैक्टली मतलब कहते हैं ना, मतलब जैसे नॉर्मल कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट में अगर 10 पॉइंट हैं, तो इनके ऑडिट रिपोर्ट में 10 प्लस देखो तो कितना अगले पेज पर आ रहा है, कितने कंटेंट्स ऑन है। ABCD 1 2 3 ऐसे कुछ होगा। 15 ऐसा मिला के 15 है, देख लो नए वाले बुक के हिसाब से देखना। 15, तो 15 एडिशनल मैटर्स होंगे। इसका मतलब जिन जिन कंपनीज के ऊपर कारो अप्लाई हो रहा है, क्या उसका ऑडिट छोटा होगा या वाइडर इन स्कोप होगा? उसका ऑडिटर रिपोर्ट छोटा होगा या कॉम्प्रिहेंसिव होगा? क्यों होगा कॉम्प्रिहेंसिव? क्योंकि 15 एडिशनल मैटर्स हैं। क्या है? 15 एडिशनल मैटर्स के ऊपर भी उनको ऑडिट करना है और अपनी बात ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट में कहना है। क्लियर है जी? तो आइए, द कंपनीज ऑन विच कारो अप्लाइज, है ना, इन कंपनीज के ऑडिटर को, है ना, द ऑडिटर ऑफ दीज कंपनीज हैज टू डू अ comprehensive audit on additional कितने मैटर्स? एडिशनल, यहां 15 मैंने दिया, इससे ज्यादा भी होता है, मैं अराउंड लिख देता हूं, अराउंड 15 मैटर्स, है ना। बात समझ में आ गया? और ऑडिट रिपोर्ट में फिर कंटेंट में भी नॉर्मल कंटेंट होंगे या 15 जुड़ के आएंगे? 15 जुड़ के आएंगे, है ना। तो इनका ऑडिट रिपोर्ट भी क्या होगा? मोर एलाबोरेटेड होगा, है ना। एंड देयर ऑडिट रिपोर्ट इज, बोलो, इज मोर एलाबोरेटेड। क्लियर है? क्यों एलाबोरेटेड है? बिकॉज ऑफ एडिशनल 15 मैटर्स। याद रहेगा? चलो इसको उतारो। ये सारे कंपनीज के लिए है, ओनली फॉर कारो कंपनीज जिनके ऊपर कारो लगता है, जिनके ऊपर कारो लगता है। ठीक है? हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है? मैं बता रहा हूं। द कंपनीज ऑन विच कारो अप्लाइज, द ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी हैज टू डू अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ऑन एडिशनल अराउंड 15 मैटर्स लिखा हुआ है। मैं समझ गया, बहुत लोग इसको मैटर्स नहीं समझ पा रहे होंगे। मैटर्स है। अच्छा रुको, मैं ठीक से लिखता हूं। ऑन एडिशनल 15 मैटर्स एंड देयर ऑडिट रिपोर्ट इज मोर एलेबोरेटेड। अभी भी समझ में नहीं आ रहा हैंडराइटिंग? फिर एडवाइस मिला, फोटो खींच ले। बस इतना ही पढ़ाना था कारो में। अब मुझे क्या पढ़ाना है? 2 चीजें पढ़ाना है, मैं बताता हूँ कौन कौन कंपनी पे कारो लगता है और एडिशनल 15 मैटर हैं क्या। बस काम खत्म, पैसा हजम। अरे वो ग्रीन टी सब बंद हो गया क्या मार्केट में आना आजकल? अच्छा आ रहा है, अच्छा ठीक। लास्ट वाला एलेबोरेटेड, कौन वाला ग्रीन टी अच्छा होता है? जिंजर वाला?
तुम लोग तो छोड़ दो, तुम लोग का अलग ड्रिंक है, तुम लोग का उम्र भी है अभी, कुछ भी पी लो चलता है नहीं। तुम लोग से 1-2 साल छोटा ही तो हूँगा मैं, हैं? लिख लिया? अब बताओ मुझे क्या क्या पढ़ाना है इसमें, बताओ। तुम बताओ, जो बोलोगे मैं वही पढ़ाऊंगा। एक तो मुझे पढ़ाना है कि वो कंपनीज कौन कौन सी हैं, ये ना, और वो एडिशनल 15 मैटर्स कौन कौन से हैं, बस यही 2 चीज तो पढ़ाना है मुझे। और कहाँ कुछ पढ़ाना, और कुछ पढ़ाना है क्या? अरे कारो का मतलब तो यही हुआ ना, तो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन पर कारो लगता है, और वो एडिशनल 15 मैटर्स कौन से हैं जिनको ऑडिटर को उन मैटर पे भी ऑडिट करना पड़ेगा और ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं। आइए सबसे पहले बड़ा गजब लिखा है, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग द फॉरेन कंपनी। वाह क्या बात है। मैंने बोला सर कारो किसके ऊपर लगता है? सब पे लगता है, ठीक है। अगर सब पे ही लगता है तो फिर ये अलग से क्या ही लिखने का जरूरत था, इसका मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। तो आ गया एक्सेप्शन, आ गया नीचे एक्सेप्शन, देख लो। नॉन अप्लीकेबिलिटी, नॉन अप्लीकेबिलिटी में बहुत सारे हैं, आओ जाओ। बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं लगेगा, सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगेगा, ओपीसी पे नहीं लगेगा, स्मॉल कंपनी पर नहीं लगेगा, है ना। उसके बाद सारी प्राइवेट कंपनी या 1 2 3 4 तरह की प्राइवेट कंपनी, कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ना तो होल्डिंग है ना सब्सिडरी है, किसकी? पब्लिक, मतलब पब्लिक कंपनी से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात सुनिए, इस सब में एंड है, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी अगर एग्जेम्प्ट होना चाहती है तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो ये 4 कैटेगरी नहीं, कैटेगरी एक ही हुआ, चार कंडीशन हो गए ना उसके। तो याद रखना, तुम सच में प्राइवेट होने चाहिए। कैसे पता चला सच में प्राइवेट होने चाहिए? पब्लिक कंपनी से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता होना नहीं चाहिए, ना तुम पब्लिक के सब्सिडरी होने चाहिए, ना तुम पब्लिक के होल्डिंग होने चाहिए। दूसरा, तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, है ना, 1 करोड़ से ज्यादा होना नहीं चाहिए। तुम्हारी टोटल बोरोइंग बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 1 करोड़ से ज्यादा होनी नहीं चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। और तुम्हारा टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ज्यादा होना नहीं चाहिए, याद रहेगा। तो ये सब मिला की कंपनी हो गई 1 2 3 4। अच्छा एक बात बताओ, ये 4 के साथ ये एंड स्मॉल कंपनी क्यों लिखा? अच्छा ओपीसी के ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर का कोई लिमिट है क्या? नहीं है ना। तो इसका मतलब ओपीसी में वही ओपीसी जो स्मॉल भी हो। नहीं समझ में आया। अच्छा ओपीसी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना भी हो सकता है ना, टर्नओवर वो स्मॉल कंपनी पे लिमिट था ना, याद है? स्मॉल कंपनी में कितना था? 4 और 40 करोड़। क्या था? 4 और 40 था, क्या था? 4 और 40 ही था ना। वो किसके ऊपर है? स्मॉल कंपनी पे है। ओपीसी में तो था नहीं ऐसा, तो इसने क्या लिखा, इसलिए एक कैटेगरी बनाया, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी भी एग्जेम्प्टेड है, पर ओपीसी में वो ओपीसी एग्जेम्प्टेड है जो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कहां तक हो? 4 करोड़ तक, और टर्नओवर कितना हो? 40 करोड़ तक, है कि नहीं? चूंकि ओपीसी होने के लिए एक अकेला हो, क्यों? अकेला एक आदमी 100 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकता है, करने के लिए कर सकता है भाई, बहुत अमीर लोग हैं इस देश में, दुनिया में, है कि नहीं। आइए, तो इसलिए एक कैटेगरी रखा है, लेकिन चलो तुम इसको गिन लो, 4 5 और ये सब मिला के 6। तो सब मिला कितनी कंपनी हो गई? 6। देखो कैसे गिनते हैं, रुको फिर देखो इधर, 1 2 3 4 5, और ये प्राइवेट कंपनी तो एक ही है ना, बस उसमें चारों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। सब में एंड चल रहा है ना। तो बताइए कौन सी प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्ट होगी? सारी प्राइवेट कंपनी या ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली? क्या है चारों कंडीशन? होल्डिंग सब्सिडरी, तुम्हारा पब्लिक के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स या रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा टोटल बोरिंग फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा टोटल रेवेन्यू 1 करोड़ कितना? 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा होना नहीं चाहिए। सब मिला के 6 कंपनीज एग्जेम्प्टेड है, बाकी कंपनीज एग्जेम्प्टेड नहीं है। अच्छा जो कंपनीज एग्जेम्प्टेड नहीं है उन पर कारो लगेगा, और जब कारो लगेगा तो उसके ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या ये एडिशनल 15 मैटर्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। और इंक्लूड करने का मतलब इस 15 मैटर्स का भी ऑडिट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये 15 मैटर्स तो पूरा कंपनी सेट से उठाया गया, बहुत सारी चीजें तुम्हें पता नहीं चलेंगी, लेकिन चलो फिर भी थ्योरेटिकली बता देता हूं। सबसे पहला उनको जाके देखना है कि क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है,
दूसरा, क्या जो फिक्स्ड एसेट्स दिखाए जा रहे हैं उसको फिजिकली वेरीफाई किया गया है और कुछ कमियां पाई गई हैं तो क्या उसको ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया है? क्या इन्वेंट्री का भी फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब जाके देख के आओ, है ना। अगला, कंपनी ने अगर लोन, है ना, लोन वोन से मतलब कंपनी, इफ द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन, तो सेक्शन 189 का आपका कंप्लाइंस हुआ है कि नहीं? अब सेक्शन 189 क्या है वो बाद में पढ़ोगे, अभी तो तुम नहीं पढ़े हो। अगला, अगर कंपनी ने डिपॉजिट से जुड़ा हुआ कुछ किया है तो 73 से 76 का कंप्लाइंस हुआ है कि नहीं हुआ है? कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स का कंप्लाइंस हुआ है कि नहीं हुआ? वो डिपॉजिट चैप्टर आएगा तब देखोगे। अगला, कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, क्या कंपनी में कोई फ्रॉड, है ना, कोई फ्रॉड नोटिस हुआ है या रिपोर्ट हुआ? अगर हुआ है तो बताओ उस फ्रॉड में कितना पैसा शामिल था, ये लिखा हुआ है, कितना पैसा और किस तरीके का फ्रॉड था और कितना पैसा शामिल था। अगर कंपनी आईपीओ लेके आई थी या एफपीओ लेके आई थी तो आईपीओ एफपीओ के पैसे का इस्तेमाल सही ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है? मैनेजरियल रेम्युनरेशन एज पर सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5, ऐसे लिखना, 5 नहीं होता है, शेड्यूल 5 के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ? अब ये सारे चैप्टर्स आएंगे, अभी आए नहीं हैं, इसलिए तुमको ये सब चीज़ पता नहीं है। अगला, अगर कंपनी निधि कंपनी है तो उसका नेट ओन्ड फंड्स टू डिपॉजिट एज पर जो लॉ के अंदर रेशियो दिया गया है उसी रेशियो के अनुसार है कि नहीं है? अब कौन सा रेशियो है तुम्हें क्या पता, अभी निधि कंपनी तो पढ़े नहीं हो, पढ़े हो निधि कंपनी अभी? चलिए, उसके बाद अगर कंपनी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया है, क्या किया है, तो सेक्शन 177 एंड 188 का कंप्लाइंस हुआ है या नहीं? अगर कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया या प्राइवेट प्लेसमेंट किया है तो सेक्शन 42 का कंप्लाइंस हुआ है या नहीं? कंपनी ने अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया अपने डायरेक्टर्स के साथ तो सेक्शन 192 का कंप्लाइंस हुआ है कि नहीं, है ना। अगर आप एनबीएफसी हैं, यहां लिखो एनबीएफसी, अगर आप क्या हैं एनबीएफसी, तो सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट का कंप्लाइंस हुआ है या नहीं? उसके बाद अगर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुआ या पेंडिंग है तो उसके बारे में भी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ सीएसआर का कुछ पैसा अगर अभी क्या है अनस्पेंट है तो उसको स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, उसको ट्रांसफर किया गया है या नहीं? और ये जो नया वाला कार्रवाई कब से लागू है? 1 अप्रैल 2021 से ये लागू है। क्लियर है जी? तो ये अब इतने सारे 15 पॉइंट्स तुम पढ़े, 15 पॉइंट्स में बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी क्योंकि वो चैप्टर्स अभी आने वाले हैं, अभी आए नहीं है। क्लियर है? चलो जी, अब हम पढ़ने जाते हैं, क्या पढ़ो जल्दी से, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर, है ना। जब ये सेक्शन इंप्लीमेंट हुआ था तो ये बहुत बड़ा सेक्शन था, बहुत इसका हल्ला भी फैला था मार्केट में। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मुझे एज ए गेस्ट फैकल्टी बुलाया था अपने सेमिनार में कि जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अब सीए के आईसीएआई के सेमिनार में कौन आएगा, सीए ही आएगा। तो सारा सीए बैठा हुआ था, एक 5 स्टार होटल में हुआ था और मैं एज ए चीफ गेस्ट वहाँ गया था। और ये देखिए उल्टा भी रेसिप्रोकल भी होता है, सीएस का भी जब सेमिनार होता है तो सीए को भी बुलाया जाता है। जैसे टैक्सेशन मैटर में मान लो जीएसटी में बहुत बड़ा चेंज आ जाए या इनकम टैक्स में बहुत बड़ा चेंज आ जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया जाता है, आईसीएसआई भी बुलाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। और लॉ में कोई चेंज आता है तो कंपनी सेक्रेटरी को बुलाया जाता है। तो वो कंपनी सेक्रेटरी को मुझे उन्होंने बुलाया था उस समय में, तो मैं गया था और यही वाला सेक्शन मैं वहाँ बता रहा था, उसका प्रेजेंटेशन दे रहा था। आपने देखा होगा मेरे बुक पर मेरे हर जगह लिखा रहता है कि मैं आईसीआई के प्रोग्राम्स में जाता रहता हूँ, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, अपना इंस्टीट्यूट में ना सब सीएस है और सबको लॉ मालूम है तो उतना इज्जत नहीं होता है। और सीए वाले के सेमिनार में जाता हूँ ना तो मैं कुछ भी बोलता हूँ तो कितना नॉलेज है इसको, है ना, क्योंकि वो लॉ जानते नहीं है और उनको कुछ भी बता दो, कभी कभी थोड़ा सा गलत भी हो जाए तो भी चल जाता है, तो वो बड़े खुश होते हैं और खूब इज्जत करते हैं। तो मैं गया तो मेरा बहुत ज़्यादा इज्जत उन्होंने किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो मतलब कुछ इस तरीके का प्रोग्राम था, वहीं पे मेरा एक स्टूडेंट निकल रहा था पास से, तो उसने मुझे देख लिया और देखा कि 5, मेरा हर जगह स्टूडेंट मिलता है, 5 स्टार होटल में वो तुरंत आ गया। उसको पता चल गया कि अब तो खाना पीना होगा, ठीक है, तुरंत मेरे पास आ गया। मैंने देखा, मैं बड़ा खुश हुआ उसको देख के और उसको फिर खाना उना खिला के ही मैंने भेजा वहाँ से। और बच्चा बड़ा खुश हुआ कि चलो 5 स्टार होटल का खाना कम से कम आज, और भरपूर खाया वो। मैं देखा लगभग वो आधा पौना घंटा इधर बैठ के उधर बैठ के उधर बैठ के, बुफे सिस्टम होता तो लेके आते हैं ना,
ले लेके खा रहा था। मैंने कहा लगे रहो एकदम, आज मैं हूँ, कल मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, कम से कम आज तो तुम स्वाद चखी लो। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कभी ऐसा कुछ हो तो हमें पहले बता के जाएं, हम लोग भी हैं लाइन में, है कि नहीं। तो ये सेक्शन जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे याद आ जाता है। और उसमें एक बड़ी न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट थी एक, तो वो डर गई इससे, इस सेक्शन से डर गई। तो सेक्शन से डर गई तो मुझे बोलने लगी सर ऐसे तो ऑडिट हम कर ही नहीं पाएंगे, ये नहीं वो नहीं। फिर मैंने उसको बहुत समझाया था, मैंने कहा फ्रॉड करने की जरूरत क्या, आप लोग को क्या समझाया जाता है कि फ्रॉड ही करने के लिए सीए बने हो। तो ये बात जब मैंने बोला तो वहाँ पर जो मुझे बुलाया था चीफ गेस्ट के तौर पर, बोला सर क्या बोल रहे हैं आप, सीए के मतलब सीए के सेमिनार में आप सीए के खिलाफ बोल रहे हैं, है ना। मैंने कहा आप वो बच्ची, मतलब बच्ची तो क्या ही थी, वो मेरे से बड़ी थी उस समय उम्र में, क्योंकि उस समय मैं बहुत उम्र में कम था, मेरी उम्र उस समय 22-23 साल, 23-24 साल नहीं, रुको 25 साल, सॉरी 25 साल के आसपास की मेरा एज था उस समय। तो 25 साल का मैं था और वो 32 साल की थी। फिर भी मैं उसको बोला बच्ची। जब आप इस पोजीशन पे होते हैं तो आपके नीचे बैठे हुए सारे लोग तो आपके लिए बच्चा और बच्ची ही होते हैं ना, होते कि नहीं होते, पहले बताइए। अब आप ही लोग हो, कोई 50 साल का है इसमें, कोई 60 साल का है, कोई 90 साल का है, लेकिन मैं फिर भी तो स्टूडेंट ही बोलता हूँ ना। कहा पूरा मजाक उड़ा दिए बात बात में। तो तुम लोग जब सीएस बनोगे ना तो तुम लोग को भी जगह जगह बुलाया जाएगा, 5 स्टार होटल में बुलाया जाएगा, तुमको बुके दिया जाएगा और खूब अच्छा खाना खिलाया जाएगा, और बहुत बार होटल की गाड़ी आएगी आपको लेके जाएगी और आपको वापस ही पहुंचाएगी, है ना। ये सब भी होता है। मैं अपना गाड़ी का पेट्रोल खर्च करके थोड़ी जाऊंगा यार, और अगर मैं जाऊंगा तो फिर उसका कंपनसेशन लूंगा, समझे। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो करोगे तुम लोग? नहीं, क्या मतलब खाना खाओगे वो वाला, या सेमिनार में बाद में जाके लोगों को एजुकेट करोगे? तो आओ मैं बताता हूँ आपको, रिपोर्ट ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर, ये क्या कहानी है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे मैं बोल्ड काफ़ी करता हूँ, मैं नोट्स जब भी बनाता हूँ, देखिए अगर बोल्ड भी देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जानते हो क्या है, इधर देखिए, सच अमाउंट और अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये सबसे बड़ा है। इसको ऐसे करो तो, कांटो भरा ताज पहनाओ तो। अब मैं समझाता हूं, और ठीक है तुम लोगों को मैं बोलूंगा, मैं चार्ट बनाने जा रहा हूं, गलत मत बताना मुझे, ठीक है। मैंने मेन पॉइंट बता दिया, बाकी सब मैंने बोल्ड कर दिया, तुम लोगों से पूछता जाऊंगा। हेडिंग क्या है? रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिट। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक जो तुम समझते हो कि सबसे पहले साल खत्म होता है, कंपनीज के स्टाफ अकाउंट्स बनाते हैं, फिर ऑडिटर आता है, ऑडिट करता है, अपना ऑडिट रिपोर्ट देता है, वो ऑडिट रिपोर्ट किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। क्या अभी तक में मैंने कहीं भी बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना है रिपोर्ट? ना, मैंने तो नहीं बोला ऐसा। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है, सुनो। अगर ऑडिटर ने ऑडिट किया और ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त फ्रॉड का पता चला, अब उस फ्रॉड का जो पता चला उस अमाउंट को कंपेयर करना है प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट से। अगर वो अमाउंट ऑफ फ्रॉड, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्रॉड है, जो पकड़ा गया है, और जो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट है, उन दोनों में कंपैरिजन होगा। उन दोनों में क्या होगा? कंपैरिजन होगा। अगर जो सच का फ्रॉड पकड़ा गया, सच का जो अमाउंट है, अगर वो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट से ज्यादा है तो इसका मतलब बड़ा फ्रॉड है। और बड़ा फ्रॉड है तो तुम अगर देख रहे होगे नीचे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब ऑडिटर ही सीधा किसको बता देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देगा। लेकिन जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्रॉड है और जो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ फ्रॉड है, वो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट से कम रहा, लेसर, नीचे देखो लेसर आ रहा होगा, लेसर है, तो उस केस में सिर्फ आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता दीजिए और बोर्ड रिपोर्ट में डलवा दीजिए। कहीं लिखा होगा बोर्ड रिपोर्ट में, लिखा हुआ है ना। बस इतना ही काम है। और ये वाला जो सेक्शन है, ये सिर्फ स्टैच्यूटरी ऑडिटर पे नहीं लगता है। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जब करता है सेक्रेटेरियल ऑडिटर, और कॉस्ट अकाउंटेंट जब करता है कॉस्ट ऑडिट, तो ये सब पे मुटैटिस मुटेंडिस लगता है। मुटैटिस मुटेंडिस का मतलब एट द सेम लेवल, है ना। मतलब जितना लगा है स्टैच्यूटरी ऑडिटर पे उतना ही सेक्रेटेरियल ऑडिटर पे, और उतना ही किसके ऊपर? कॉस्ट ऑडिटर पे। तो ये सेक्शन तीनों के लिए है, सीए के लिए भी है, सीएस के लिए भी है, और सीएमए के लिए भी। ये बात पहले समझ में आई कि नहीं, पहले बताइए। तो एक चार्ट बना रहा हूं, आ जाओ। अब सब कुछ तो मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी चार्ट बनाता हूं। बोलो, रिपोर्टिंग ऑफ, बोलो, फ्रॉड बाय, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। फ्रॉड को कौन रिपोर्ट कर रहा है? ऑडिटर ही कर रहा है डायरेक्टली। आइए, ये कब कब है? इधर देखो, एक्चुअल
अमाउंट ऑफ बोलो, अभी साता उतारने मत लगना भाई। फ्रॉड अगर वो है लेसर, किससे? प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट से। अब मान लो कि प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट 100 करोड़ है और जो फ्रॉड पकड़ाया है वो 80 करोड़ पकड़ाया है, तो 100 करोड़ से कम हो गया। तो कम हो गया तो बताइए रिपोर्टिंग किसको होगी? रिपोर्टिंग टू, अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी को होगी सीधा। किसको होगी? ऑडिट कमिटी। देखो तो स्पेलिंग यही है कमेटी का, देखो तो इफ एनी। इफ एनी क्यों लिखा? हर कंपनी में ऑडिट कमेटी होता है क्या? ना। ठीक है, ऑडिट कमेटी उसको किसको दे देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे देगा, प्लस बोर्ड रिपोर्ट में भी इसकी चर्चा होनी चाहिए। ये लिखा हुआ देखो तो, बोलो जल्दी। ये सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसे ही यस सर बोल रहे हो? सब कुछ लिखा हुआ है ना? तो ये हो गया 2 पॉइंट में। कैसे 2 पॉइंट हुआ बताओ? ऑडिट कमेटी इफ एनी, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अगर ऑडिट कमेटी होगा तो भी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आगे भेजेगा ही ना। अरे ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नीचे होता है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और प्लस बोर्ड रिपोर्ट में उसकी चर्चा होनी चाहिए जिससे शेयर होल्डर को भी पता चल जाए। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा है तो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्रॉड है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्रॉड अगर वो ज्यादा है तो, अच्छा इक्वल टू वाला किस में? देखो तो इक्वल टू इधर है कि उधर है? देखो तो, ढूंढ ही नहीं पा रहा ये लोग। इक्वल टू किस साइड लिखूं? देखो इधर वाले में तो लेसर है, लेसर वाले में, क्योंकि लेसर वाले में तो वर्ड ही लेसर लिखे हुआ है, और इधर वाले में लिखा है एक्सीडिंग, लिखा है वर्ड, एक्सीडिंग नहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब बराबर भी होगा, है ना? ये लिखा ना। अगर ये मतलब प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट के बराबर या उससे ज्यादा है तो जल्दी बताओ, तो रिपोर्टिंग किसको होगी? अरे रिपोर्टिंग किसको होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को होगी। बात समझ में आ गया? सीधा ऑडिटर किसको बोल देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब तो गया काम, वो जो कंपनी और ऑडिटर के बीच में चलता है ना पैसा वाला कहानी, वो भी खत्म। क्योंकि बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ेगा नहीं ना किसको? ऑडिटर को, कि जब तुमने पकड़ा था तो हमने क्यों नहीं बताया? तो इसका मतलब कंपनी तो जो बताएगी सो बताएगी ही, शेयर होल्डर को तो जो बताया, ऑडिटर रिपोर्ट तो सबको जाएगा और उसी को भी फाइल होगा, वो बाद में छोड़िए। यहां ऑडिटर इंडिपेंडेंटली किसको भेज देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 तरफ से पहुंचेगा, एक तरफ एनुअल फाइलिंग जब होगी तो आरओसी के थ्रू पहुंचेगा, और एक ऑडिटर भेज चुका हो, समझे? जैसे कि कंपनी बाद में बदमाशी ना कर सके। क्योंकि देखो ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बना के कंपनी को देता है, कंपनी मालूम चला उसको चेंज कर दे तो, इसलिए बोल दिया अगर बड़ा फ्रॉड पकड़ाया है तो सीधा इंडिपेंडेंटली किसको रिपोर्ट करो? बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और यहां ऑडिटर का मतलब पीसीए भी है, पीसीएस भी है और पीसीएमए भी है। पीसीएमए से नाम ही बदलता रहता है बार बार, सीडब्ल्यू बोलूं, कॉस्ट अकाउंटेंट बोलूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलूं, पता ही नहीं चलता, नाम ही बदलते रहते हैं। मजा आया? अच्छा, रिपोर्ट नहीं करोगे तो नीचे लिखा हुआ है कुछ तुम्हारे लिए, पढ़ो। अगर नीचे नहीं लिखे, अगर तुम फ्रॉड नहीं किए तो वो कितना पेनल्टी है? लिस्टेड कंपनी है तो कितना? 5 लाख, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। रिपोर्ट करने का फायदा भी होना चाहिए ना, इस देश में रह रहे हैं, यही फायदा है। क्या करोगे? देश में रहोगे तो देश का कानून मानना पड़ेगा। रिपोर्ट का फॉर्मेट है दिया हुआ, फॉर्म दिया हुआ है। कौन सा फॉर्म है देखो तो रिपोर्टिंग के लिए? ADT 4 कहां लिखा हुआ है? अच्छा ऐसे तुम बता रहे हो, मॉड्यूल में है, ठीक है, कोई दिक्कत? कौन सा सेक्शन है ये? 143 बहुत बड़ा सेक्शन है यार। 141, 143 चल ही रहा है, उस समय से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये सब सेक्शन 12 है ना। चलिए हटाऊं, लिख लिया तुम लोगों ने? उतार लिया अच्छे से? ऑनलाइन वाले बच्चे यार कुछ कुछ लिखते रहा करो तुम लोग।
एकदम कुछ नहीं लिखते हो, एकदम तुम लोग ना हाइबरनेट कर जाते हो, तभी रिजल्ट खराब होता है। ऑनलाइन का रिजल्ट ज्यादातर खराब ही रहता है। उसका कारण है कि बच्चा ना, वो देखो तुम लोग तो जबरदस्ती जगे हुए हो, मुझे मालूम नहीं, अंदर से गाली दे दे के पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ते रहे हो ना, चाहे कुछ भी हो, कुछ तो पढ़ ही रहे हो। लेकिन वो जो ऑनलाइन वाला बच्चा सब है ना, वो इंडिपेंडेंट है, वो क्या करेगा तो लैपटॉप को ऐसे गिराया, सो गया, और क्या सोचा मालूम है, बाद में करेंगे। जैसे बाद में मैं थोड़ी हूं, बाद में कोई नया चैप्टर थोड़ी आएगा, ये समझता ही नहीं है बच्चा सब। ऑनलाइन वाला बच्चा सब नाम लिखो अपना, नहीं तो सीधा भी D2H में घुस के घर पे पहुंच जाऊंगा। अगर ऐसा आ जाता ना टेक्नोलॉजी, तो मैं इधर से घुसता, एक दो को थप्पड़ मार के और जगा के तब वापस आता। लेकिन ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं आया। क्या लगता है, मतलब साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पर क्या ऐसा हो सकता है क्या? मतलब देखो, साइंस में कभी भी किसी चीज को नो सर नहीं बोलना चाहिए। जिस चीज को 100 साल पहले नो कहा गया था, वो हो गया। अच्छा अच्छा, ये 100 साल पहले छोड़िए, तो होने लगा है। वो होलोग्राम होता है कि क्या होता है, सुने हो? जैसे जैसे मोदी साहब मान लीजिए दिल्ली में बोल रहे हैं, अब मान लो, हाँ मान लो कि यहाँ पे तुम चाहते हो कि मोदी साहब यहाँ दिखें, तो हाँ वो एक लाइट मारता है, उसको पूरा स्ट्रक्चर बना देगा जैसे मोदी साहब यहीं से बोल रहे हैं। बस उसमें थोड़ा सा मारने पीटने का भी आ जाए ना, हाँ मतलब कुछ ऐसा करके कि जैसे कि मैं जितने बच्चे देखो ऑनलाइन में, जितने बच्चे देख रहे हैं, मान लो कि 100 बच्चे देख रहे हैं, तो 100 जगह पहुंच के 100 को अलग अलग थप्पड़ मार के आ सकूं, ऐसा नहीं बनेगा। फिर वही बात, साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है। होगा कैसे? अब ये सब काम छोड़ देता हूं, किसके ऊपर? साइंस वाइंस पढ़ेगा, है ना, हम लोग तो फाइलिंग फीस लेंगे उस। चलिए हटाऊं, हो गया, चलो। अच्छा, मुझे लगता है सारा कहानी मैंने पढ़ा दिया। अब आ जाओ भाई, खत्म।